नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। खबरें विथ न्यूज हाट कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे जो पब्लिश होता है वह लेकर हाजिर हुए हैं एक बार फिर आपके सामने। और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अश्विनी जी। खबरें बहुत सारी है आज भी, और ऐसी ऐसी खबरें हैं जो सियासी हलचल पैदा करने वाली है, और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो खबर आपको बताएंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहली खबर होगी कि तेजस्वी यादव का सपना अब नीतीश कुमार पूरा करेंगे। क्यों, इस पर बात करेंगे। कारण है कि नीतीश कुमार जितने एक्टिव दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव उतने ही सुस्त दिख रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले उनकी ताजपोशी हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उसके बाद भी कल गणतंत्र दिवस के मौके पर वह झंडोत्तोलन नहीं किए अपने आवास पे। लालू प्रसाद यादव को वहां जाना पड़ा। इस बातचीत हमने कल सत्ता साजिश और सियासत में की है, आप उस पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो खबर है वो खबर है जदयू की। जदयू कार्यालय में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे यह संदेश जाने लगा कि ललन सिंह को जदयू कार्यालय से चुनौती मिल रही है। क्यों चुनौती मिल रही है, इस पर भी विस्तार से बताएंगे। फिर बात करेंगे पद्म सम्मान की। पद्म सम्मान को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है, और इस घमासान के पीछे की वजह क्या है और इसमें ट्विस्ट क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर चलेंगे अंत में बंगाल। बंगाल में सियासी भूकंप कह लीजिए आप, वो मचने वाला है। क्या है वो भूकंप, इस पर भी विस्तार से सागर जी बताएंगे आपको। पूरा अध्ययन करके बैठे हैं, तो अब शुरू करते हैं। पहले तेजस्वी यादव का सपना नीतीश कुमार पूरा करेंगे। सागर जी। देखिए अश्विनी जी, ये जो चुनाव रहा ये राजद के लिए, तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं था। बोरिया बिस्तर बांधने की नौबत आ गई तेजस्वी यादव की और राष्ट्रीय जनता दल की, और इसका परिणाम भी मिला। तेजस्वी यादव को इसका पुरस्कार कल दिया गया। पुरस्कार जिसे पारितोषिक कह सकते हैं, जिसे शील्ड कह सकते हैं, मेडल कह सकते हैं, इनाम कह सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में, पिछला जब 2020 में चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव उभर कर आए थे, आरजेडी उभर कर आई थी। लेकिन वहां से 25 सीटों पर समेट कर ले आने के लिए तेजस्वी यादव की बड़ी उपलब्धि है। और तेजस्वी यादव ने बड़ा सपना देखा था। देखिए, ये तंज भरे शब्द मैं कह रहा हूं, और दर्शक भी इस तंज को समझ गए होंगे। तो तेजस्वी यादव ने एक सपना देखा था, और उसी सपने के इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति उन दिनों हलचल में थी। और कहा जा रहा है कि उसी सपने और उसी बड़बोलेपन के वजह से भी तेजस्वी यादव की बहुत किरकिरी हुई पूरे चुनाव में, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है। सुनी जी, आपने तो देखा कि आप लगातार आप भी उन खबरों को एडिट कर रहे थे। तो लगभग 50-60 विधानसभा सीट घूमने के बाद हम लोगों ने बताया था कि तेजस्वी यादव बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सोनी जी तेजस्वी यादव का क्या रहा इस चुनाव? नौकरी। कह रहे थे कि हर परिवार को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, और कोई भी ये मानने को फील्ड में तैयार नहीं। फील्ड में इवन वो भी कह रहे थे कि ये तो तेरे आते हैं। तेजस्वी यादव ने ये वादा तो कर दिया था, और वादा कैसे पूरा करेंगे वो अभी तक किसी को बताया नहीं है कि आखिर अगर वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो कैसे करते, उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है कि तेजस्वी यादव के सपने को नीतीश कुमार ही पूरा करेंगे, और वो भी धीरे धीरे पूरा करेंगे, पार्ट वाइज में पूरा करेंगे। क्योंकि पूरे परिवारों को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देना फिलहाल तो संभव नहीं दिखता है। आखिर आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, आज इसलिए कह रहे हैं कि आज है 27 जनवरी और कल था 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। बिल्कुल 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन ने भाषण दिया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल के भाषण के वो अंश में पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का ऐतिहासिक लक्ष्य इस सरकार ने
रखा है, जहां 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसका मतलब हुआ कि अगले 4 साल में बिहार के तकरीबन आधे घरों में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में होगा। 2 करोड़ के आसपास, 2-2.5 करोड़ के आसपास जो है वो घर हैं, और 1 करोड़ नौकरी की बात कही जा रही है। तो लगभग बिहार के आधे परिवारों में 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है। तो तेजस्वी यादव ने सपना दिखाया था कि भाई हर परिवार को देंगे, लेकिन नीतीश जी कम से कम इतना तो कह रहे हैं ना, नीतीश जी ऑथेंटिक तौर पर बाकायदे डेटा देकर। और ये चुनाव के पहले की बात नहीं हो रही है, ये चुनाव के बाद, सरकार बन जाने के बाद, 1 महीना बीत जाने के बाद ये सरकार का एजेंडा बताया जा रहा है कि भाई इतने लोगों को, मतलब इतना रोजगार दिया जाएगा कि लगभग बिहार के आधे परिवारों को नौकरी मिल जाएगी, हर परिवार में 1-1 सरकारी नौकरी। तो इसीलिए आपने जो सवाल किया कि तेजस्वी का जो सपना है वो नीतीश करेंगे, तो देखिए 2030 तक आधा सपना हो सकता है कि पूरा हो, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के हाथ में कमान रहती है कि किसके हाथ में रहती है, तो वो तो बात की स्थिति है। लेकिन फिलहाल आप राज्यपाल के इस भाषण के बाद कह सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी, जो सपना दिखाया था, जो हवाई एक तरह से लोग कह रहे थे, तो उसको अब हकीकत बदलने की दिशा में एक ठोस प्रयास, एक ठोस स्टेटमेंट सरकार के तरफ से कल दिया गया है सोनी जी। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का सपना नीतीश जी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी ने ये घोषणा तो की थी, लेकिन जल्दबाजी में ऐसी घोषणा कर गए वो जो ऑथेंटिक नहीं था, और वो फुल प्रूफ प्लान भी नहीं दे पाए इसका, और इससे बचते नजर आए, और उनके गठबंधन दल के जो भी बड़े नेता थे वो भी इससे बचते नजर आए, और जिसका कहीं ना कहीं देखिए लोगों का और युवाओं का भरोसा उनसे उठा। और नीतीश सरकार, जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने एक ऑथेंटिक प्लान दिया, जो बताया कि कैसे करेंगे, तो जिसका फायदा सरकार को यहाँ मिलता दिखा। और सरकार जो है सो युद्ध स्तर पे इस काम में जुट गई है। उन्होंने सिर्फ घोषणा ही नहीं किया, वादे ही नहीं किए, उस वादे पर खड़े उतरने का जो प्लान था और किस तरह से खड़ा उतरा जाए, इस पर भी जो है सो सरकार अग्रसर है। और ये राज्यपाल का जो भाषण था उससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चलते हैं जदयू कार्यालय की तरफ। जदयू कार्यालय में कल एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला जो सीधे सीधे ललन सिंह को चुनौती दे रहा था। क्या है वो पूरा मामला, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए आप। बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। अपने दर्शकों को बता दें कि भाई अब तो नीतीश कुमार के बाद दो ही 3 चेहरे दिखते हैं पार्टी में। ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, विजय चौधरी हो गए, यही लोग दिखते हैं। और ललन सिंह को चुनौती देना मतलब सीधे सीधे नीतीश कुमार को चैलेंज करना, नीतीश कुमार को चुनौती देना और उनके कार्यालय में चुनौती देना, ये बड़ी बात है। तो पूरा माजरा क्या है सोनी जी, एक बार हम समझा देते हैं कि ललन सिंह से एक सवाल पूछा गया था। वो पिछले दिनों क्षेत्र में गए थे, एक सवाल पत्रकारों ने पूछ दिया भाई ललन सिंह से कि आरसीपी सिंह बड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या एंट्री होगी जदयू में? तो क्या कुछ ललन सिंह ने कहा। रोकेंगे आपको, एक्चुअली 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल प्रशांत किशोर को लेकर, बिल्कुल, जब प्रशांत किशोर की जदयू में एंट्री, और हाँ, प्रशांत किशोर वाला चूंकि सार्थक नहीं है, क्योंकि उसकी चर्चा किसी दूसरे दिन हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट पे आरसीपी सिंह वाला जो सवाल था, उस पर खूब बवाल हुआ। सवाल छोटा था, जवाब भी छोटा आया। कहा गया कि भाई इतने नंबर की पार्टी बना दिए। बिल्कुल, जवाब ऐसा आया कि जो सीधे घुस जाए, चुभ जाए, एकदम तीर की तरह चुभ जाए। हाँ, एकदम तीखा बयान था। और अमूमन इस तरह के मतलब इस तरह का सवाल का जवाब देते नहीं है वो अपने क्षेत्र में या एयरपोर्ट पर। कभी कभी ही बोलते हैं ललन सिंह, और जब बोलते हैं तो एकदम तीखा बोलते हैं। तो बोल दिए, लग गया। अब उसका रिएक्शन जिसको देना था उसने तो नहीं दिया सोनी जी। उसके 1-2 दिन बाद मुझे लगता है उनका जन्मदिन भी था, और उस जन्मदिन के मौके पर भी आरसीपी सिंह ने बड़ा
बढ़िया पोस्ट लिखा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जन्म दिवस की बढ़िया शुभकामनाएं। मीडिया ने सवाल भी किया, उस पर भी कुछ नहीं किए बोले, लेकिन रिएक्शन कहां से आया? पटेल समाज से, कुर्मी समाज के लोगों से। सोशल मीडिया पे तो समझिए कि बाढ़ आ गया, ललन सिंह ऐसे हैं, ललन सिंह वैसे हैं, नेवला पालिए, मतलब खूब विरोध होने लगा ललन सिंह के इस बयान का। और उसके बाद देखिए ललन सिंह एकदम मौन, एकदम चुप, जब भी जाते आते हैं एकदम शांत, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। माजरा, पहले इस पे आ जाते हैं जो सवाल आपने पूछा है। जदयू कार्यालय के बाहर 26 जनवरी को एक तस्वीर लगी, एक बैनर लगा, और उसमें एक साथ अश्वनी जी चाचा और भतीजे की तस्वीर लगा दी गई। अब वो कौन चाचा है, कौन भतीजा है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बिल्कुल नहीं, दर्शकों को भी समझाना जरूरी है ना। तो चाचा के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो आरसीपी सिंह चाचा, बिल्कुल, और भतीजा के रूप में निशांत, और दोनों की आरसीपी यही 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 गेम प्लान है। मतलब आप समझिए, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री खासम खास नीतीश कुमार के, उन्होंने बोल दिया लॉक नहीं चाहिए आरसीपी सिंह। उसके बाद और भी कई लोगों ने बोला, श्रवण कुमार ने बोला, और कई लोगों ने मतलब बोला। ऑन रिकॉर्ड 2 ही लोग का बयान है, श्रवण कुमार का और ललन सिंह का, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोगों ने बोला। लेकिन अब समझिए कि उनकी इसके बावजूद भी जदयू कार्यालय में इस तरह का पोस्टर लगाना, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये छोटी घटना नहीं है सोनी जी, ये केवल आम बैनरों के तरह ये बैनर नहीं है, ये आम घटना के तरह ये घटना नहीं है। ये बिहार की सियासत की जो बड़ी पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिस पार्टी का सीएम है, और उस पार्टी से बगावती सुर निकलकर सामने आ रहे हैं, और वो भी एक कार्यकर्ता के द्वारा, और खुलेआम लगा दिया गया चाचा भतीजे की तस्वीर। आप समझिए कि कितना हिम्मत और कितना साहस भर चुका है कार्यकर्ताओं में। आप ये देखिए कि अब आरसीपी सिंह की एंट्री निशांत की एंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। सुनिए, बड़ी घटना के रूप में इसे सियासत के जो जानकार लोग हैं बता रहे हैं, और जदयू में भी अंदर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक धड़ा है, मेरी तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोगों से बात होती है सोनी जी, जदयू में एक धड़ा पूरा है जो एकदम खुलेआम चाहता है कि आरसीपी सिंह ही चाहिए। वैसे लोग जो ललन सिंह से खुश नहीं है, संजय झा से खुश नहीं है, विजय चौधरी से खुश नहीं है, उनके संपर्क में जाने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता है, पार्टी में साइडलाइन हुए जो लोग हैं, वो तमाम लोग आरसीपी की एंट्री पर अड़े हुए हैं। सवाल ये है ना, और ये बात भी सही है ना जी। नहीं, सवाल ये है जी 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 पूछिए। लेकर और संजय झा को लेकर इससे पहले भी इस तरह के बगावती सुर पार्टी में उठते रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन चलती उनकी नहीं है। ऐसा आप कई सारे उदाहरण है इसका, आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि एक बार जब मनीष वर्मा जब यात्रा पर निकले थे, तो उनकी यात्रा को मिथिलांचल के क्षेत्र में स्थगित कर दिया गया था, और वो जो यात्रा था वो मतलब नीतीश कुमार के परमिशन से ही निकली होगी। उसके बाद भी उस यात्रा को मिथिलांचल के क्षेत्र में रोक दिया जाना, इससे आप समझ सकते हैं कि जो किस तरह का प्रभाव ललन सिंह और संजय झा का अभी भी जदयू में है। तो ऐसे में ये जो सुर उठ रहे हैं, पहले भी कई बार उठे और दब गए, आपको क्या लगता है अब जो सुर उठ रहे हैं, यह सुर थोड़ा ज्यादा प्रखर होगा इस बार? ललन सिंह और संजय झा जैसे जो लोग हैं आरसी, मतलब जो एक धारा जो पसंद नहीं करता है उनको, तो क्या इनका कद बढ़ेगा और संजय झा और ललन सिंह झुकेंगे? देखिए, जदयू की परिपाटी रही है। आप पिछले जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी नेताओं के बयान हैं, उसको अगर आप एनालिसिस कीजिएगा सोनी जी, तो निकल कर क्या आता है, मतलब क्या आता है, कौन डिसीजन लेता है जदयू में? जो हेड ऑफ द अथॉरिटी है वो कौन है? वो नीतीश कुमार है, सर्वे सर्वा है। और क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा होता ही है, इसमें कोई सख्त स्वभाव वाली कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जिस दिन चाह लेंगे वही होगा पार्टी में, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। और ललन सिंह ने तो बहुत लोगों पर रोक लगाई थी। आप देखिए कि अरुण सिंह जो जहानाबाद वाले हैं,
बिल्कुल। उनकी एंट्री पर रोक थी, उन्होंने एंट्री लिया। उपेंद्र कुशवाहा कई बार आए गए, और भी कई लोग जो है, श्याम रजक आते जाते रहते हैं, और भी कई लोग आते जाते रहते हैं भाई। नहीं नहीं, तो सवाल ये है ना आरसीपी सिंह ने आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि आपने जितना नाम गिनाया ना, उनके नाम, उन नामों में और आरसीपी सिंह में बड़ा अंतर है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह ने ऐसा क्या कर दिया, ये आप भली भांति जानते हैं इस चीज को, और दर्शक भी जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि पार्टी का आधार क्या है, लौकुश आधार है ना। अब पार्टी को लीड कौन कर रहा है भाई? जो डिसीजन लेने वाले लोग नीतीश कुमार के अलावा अगर आप देखिए तो सारे फॉरवर्ड है, मिला जुला कर आप देखें तो। लेकिन पटेल समाज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ है, पत्रों में एक्टिव हुआ है, सोनी जी, मैं तो एकदम देख रहा हूं कि पटेल समाज से एकदम बेचैनी है पटेल समाज में। आपके हिसाब से अगर सीधे शब्दों में कहे तो आरसीपी सिंह की एंट्री हो सकती है ललन सिंह के विरोध के बाद भी, अगर मोटा मोटी ये कंक्लूजन निकाला जाए तो? देखिए अश्वनी जी, हो तो सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप हमसे पूछेंगे तो देखिए अभी हाल फिलहाल में दिखता तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि नीतीश कुमार के नवरत्नों को अगर आप आकलन करें, जो नवरत्न कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाथ है ना वो घी में डूबे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं अश्विनी जी कि जो नीतीश कुमार के नवरत्न हैं उनके हाथ घी में डूबे हुए हैं, और कोई भी नवरत्न यह नहीं चाहता है। आपको पता ही है ना अश्विनी जी कि नवरत्नों का दिन होता है, आज इस नवरत्न का नंबर सबसे ज्यादा है, ये नीतीश जी के काफी करीब है, फिर बुधवार को इनका ज्यादा करीब रहेगा, बृहस्पतिवार को इनका ज्यादा करीब रहेगा, ऐसे होता है। और नीतीश जी भी इसी में खूब जो है उनकी सियासत भी इसी तरीके से है। किसी दिन उठ के ललन सिंह के घर चले जाएंगे, किसी दिन अशोक चौधरी के चले जाएंगे, जिसका नंबर ज्यादा रहेगा। हाँ, तो नीतीश कुमार के भी जो राजनीतिक वो है ना, खूब नचाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो नवरत्न है वो एकदम गंभीरता से एकजुट हो गए हैं इस वक्त कि भाई आरसीपी आ जाएगा तो भाई हमारा पत्ता ढीला हो जाएगा, हमारा नंबर कम हो जाएगा। आरसीपी सिंह आएंगे तो डायरेक्ट बात करेंगे 1 to 1। आप समझे कि आरसीपी सिंह अगर ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं तो वो 1 to 1 कनेक्टिविटी रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और पटेल समाज अब ये सोनी जी, हम एकदम क्लियर कट बहुत कम शब्दों में आपको बताएं कि पटेल समाज अब एकदम कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन मनीष वर्मा थे, लेकिन मनीष वर्मा, आपने खुद कहा ना कि मनीष वर्मा के पर को कैसे कतर दिया गया, एक क्षेत्र विशेष में जाने के कारण एक लेटर निकाल दिया गया। मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव, और लेटर भी मुझे याद है कि वो लेटर निकाला गया था प्रदेश अध्यक्ष के पैड पर, और उस पैड पर लिखा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आपकी यात्रा स्थगित की जाती है। फोन पे भी बोला जा सकता था ना, जब एक ही समान के नेता है, एक ही पार्टी के नेता है, फोन पर भी बोला जा सकता था, उसको दबाया भी जा सकता था। लेकिन बाकायदे लेटर प्रदेश अध्यक्ष के पैड पर निकाला गया कि मनीष वर्मा का यात्रा को कैंसिल किया जाता है। तो मतलब मनीष वर्मा उतने उस लेवल में नहीं आ पाए जिस लेवल पर आरसीपी सिंह थे। तो कुर्मी समाज अब पूरी तरह से इस बात पर टिका हुआ है कि देखिए निशांत जरूरी है, जरूरी आरसीपी सिंह नहीं है, जरूरी निशांत है पार्टी को बचाने के लिए, और निशांत के लिए आरसीपी जरूरी है। बिल्कुल, निशांत की एंट्री के लिए आरसीपी जरूरी। सीधे शब्दों में आप दर्शक भी हमारे समझ गए होंगे कि आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर जो भी सवाल उठ रहे थे, और ललन सिंह को जदयू ऑफिस से जो चुनौती मिल रही थी, इस पर सागर जी ने आपको विस्तार से बताया। अब थोड़ा चलते हैं बिहार से झारखंड की ओर, चूंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है तो थोड़े कम शब्दों में है इसको हम लोग लेंगे कि जो 25 जनवरी को शाम में पद्म पुरस्कार की घोषणा होती है। लगभग 139 लोगों के नाम की घोषणा हुई, उसमें एक नाम को लेकर सियासत जो है सो खूब तेज होने लगी। वह नाम है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके पुत्र हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री है, सरकार जेएमएम की है।
तो और इसको लेके मैं बताऊं कि जब इस नाम की घोषणा हुई तो अपने यहाँ से बिहार से पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भाजपा पे निशाना साधा और साथ में झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस नेता इरफान अंसारी, जो अपने बयानों को लेकर और कई अन्य कारणों से बराबर विवादों में घिर जाते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, उन्होंने भी भाजपा पे एक तंज कसा और उनका ये आरोप था कि जो शिबू सोरेन का कद कम करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण देकर। लेकिन हेमंत सोरेन, उन्होंने भाजपा को बधाई दी है उनके पिता को यह सम्मान देने के लिए। तो इन सब चीजों को सागर जी आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? बिल्कुल, इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया समझ लेते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आभार जताते हुए शिबू सोरेन के योगदान को याद किया और साथ ही उनके लिए भारत रत्न की चाह की ओर भी इशारा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, हम सबके प्रिय सम्मानीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान की घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे अनंत तक जाता है। उनका जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शोषितों के हक के लिए किए गए विराट संघर्ष का साक्षी रहा है। देश के आदिवासी समाज के बीच भारत मां के सच्चे सपूत स्वर्गीय बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन भारत रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और उसके बाद फिर जो जेएमएम है उसके महासचिव विनोद पांडे की तरफ से गुरु जी को पद्म भूषण सम्मान देने के भारत सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया और साथ में कहा गया कि भारत रत्न देने की मांग भी कर दी गई। और हम आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले झारखंड विधानसभा से भी इस बात की चर्चा हुई और वहां से भी ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है कि गुरु जी को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन सवाल अब तो ये है ना अश्वनी जी की, बीच में जो चर्चाएं काफी तेज हो गई थी राजनीतिक रूप से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। मुलाकातों की भी चर्चाएं चली थी, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का प्रधानमंत्री से मुलाकात की भी बात कही जा रही थी। अब फिर से वो चर्चाएं जो है तेज हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको गुरु जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करना और इनका बड़ाई कर देना। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का बड़ाई कर दिया है। अब झारखंड की सियासत फिर से तेज उफान पे है कि भाई अब क्या होगा। ठीक है, पप्पू यादव क्या कुछ बोलते हैं, पप्पू यादव हर चीजों पर टिप्पणी करते हैं, बहुत सारी चीजों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब हेमंत सोरेन खुद से कह रहे हैं कि भाई स्वागत योग्य कदम, हम खुश हैं इस कदम से, जेएमएम ने, उनकी पार्टी ने स्वागत कर दिया, तो ये झारखंड की भी राजनीति में और देश की भी राजनीति में सुनिए समझिए कि ये बड़ा है। और देखिए झारखंड में भी चुनाव तो है नहीं, इसे चुनाव से जोड़कर भी नहीं देखा जा सकता है, नहीं चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है ना, उसमें मतलब अंदर खाने से जो बात चल रही है, वहां हेमंत सोरेन के लिए सरकार चलाना जो है सो थोड़ा मतलब सामान्य से थोड़ा कठिन दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए मां मैया योजना और जैसे योजनाओं के बाद जो है सो झारखंड का जो बजट है उसको लेके भी कई बार आप देखे होंगे कि जो सरकार से कई बार मांग की है हेमंत के सरकार ने केंद्र सरकार से कि जो हमारा जो बजट का कुछ बजट है, जो कुछ पैसे हैं वो केंद्र सरकार के पास है जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, इस पे कभी बहुत डिटेल से भी बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल आपने सही कहा और यही एक कारण, यह भी एक कारण है कि हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के बीच में जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं अश्वनी जी। और अगर ये बातें उठ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन के बीच में बातचीत चल रहा है, आप देखिए कि कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन विदेश भी गए थे, जो समिट चल रहा था, बिजनेस समिट चल रहा था, उसको लेकर। तो अब हेमंत सोरेन मुख्य धारा की राजनीति में वो आना भी चाहते हैं और वो मुख्य धारा की राजनीति
कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ मिलकर वो बहुत दिनों तक चला नहीं पाएंगे। अश्वनी जी। बिल्कुल। तो समय थोड़ा कम है, इस पर और विस्तार से किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। अब थोड़ा रुक कर लेते हैं बंगाल की ओर। वहां भी चुनाव है, तो अब खबरें तो वहां की एकदम आनी ही चाहिए, और प्रतिदिन हम लोग बंगाल की जो सियासत है उसका अपडेट किसी न किसी रूप में अन्य कार्यक्रम के माध्यम से देते रहते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल मंथन हो, चाहे वो सत्ता साजिश सियासत हो, चाहे वो बेधड़क हो, चाहे खबरें विथ न्यूज हार्ट हो, हम लोग इस माध्यम से आप तक बंगाल की जो खबरें हैं वो पहुंचाते हैं। बंगाल से एक खबर ऐसी निकल के आ रही है कि वह ममता बनर्जी के लिए वहां मुश्किल खड़ी हो गई है। कहिए कि वहां एक सियासी भूचाल आ गया है। क्या है वो खबर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। बहुत जल्दी में हम बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। आप देखिए कि बंगाल में पहले से ही उबाल है, और भाजपा के लिए जो आने वाले राज्यों में चुनाव की बात है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बंगाल ही का चुनाव है। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी एकदम कट्टर विरोधी है ना भाई, प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की कट्टर विरोधी मानी जाती है, उनके पार्टी के लोग माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में आप समझिए कि ममता बनर्जी का कोई आदमी, वो भी विधायक, अगर भाजपा के, नरेंद्र मोदी की, भाजपा के लोगों की तारीफ करने लगे तो क्या होगा सुनिए। सियासत ममता बनर्जी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, और सियासत भी गरमाएगी बंगाल की। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक है मनोरंजन बापरी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। वो हुगली जिले के बालागढ़ से विधायक हैं, और कल ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने पोस्ट किया था, और उसमें लिखा कि भाई एक जगह से हम जा रहे थे, एक सड़क से जा रहे थे, और सड़क पर विरोध चल रहा था। भाजपा कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मतलब उग्र थे, बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो बाकायदे बाइज्जत हमको उस पूरे प्रदर्शन से वो बाहर निकाल कर ले गए। तो ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ममता बनर्जी के विधायक ये लिख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, सहिष्णु हैं। अब उस विधायक का क्या होगा आने वाले समय में, अब ये तो समय बताएगा। जो होगा आने वाले समय में तो समय बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी ये आत्ममंथन का समय हो जाएगा। क्योंकि जब इस तरह की बातें अगर उनके विधायक बोल रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां का जो जमीनी हकीकत होगा, जो जमीनी माहौल होगा, जो जनताओं के, वहां की जो जनता है उनके बीच में जो संदेश होगा, और वहां की जनता जो अनुभव कर रही होगी, वो स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी को समझ में अब आ रहा होगा। इसका एक ही लाइन में मुझे जो समझ में आ रहा है कि केवल आम जनता ही नहीं है सोनी जी, बल्कि उनके पार्टी में उनके विधायक और उनके जो करीबी लोग हैं, वह भी उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, उनका जो वहां पर जो तंत्र टीएमसी के द्वारा फैलाया गया है, तो उसमें जो जेन्युइन लोग हैं, जो लोग हैं वह भी त्रस्त है, वह भी परेशान है, और यही भाजपा के लिए ऑप्शन भी मुझे दिखाई देता है सोनी जी। बिल्कुल। तो फिलहाल बंगाल की बात हमने की, उसके बाद आपको हमने बताया कि जदयू कार्यालय से कैसे चुनौती दी गई ललन सिंह को, और फिर तेजस्वी यादव का सपना कैसे पूरा करेंगे नीतीश। इन सब विषयों पे हमने विस्तार से आपको बात की, और सागर जी ने विस्तार से आपको समझाया। उम्मीद है हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पे, और Facebook पर हमारे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।